अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम आईआर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिस्कस करेंगे कि इंफ्रारेड एक्टिव वाइब्रेशन कौन सी होती हैं और इंफ्रारेड इनएक्टिव वाइब्रेशंस कौन सी होती हैं। तो इंफ्रारेड एक्टिव वाइब्रेशंस वो होती हैं जिनमें डाइपोल मूवमेंट की कुछ वैल्यू होती है। अगर डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू हो 0 तो उस केस में इंफ्रारेड वाइब्रेशन जो है वो इनएक्टिव होती हैं। अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल के मुताबिक ओनली दोज वाइब्रेशन विच काज डाइपोल मूवमेंट। अब डाइपोल मूवमेंट होता क्या है? डाइपोल मूवमेंट बेसिकली चार्ज और डिस्टेंस का हासिल ज़रब है। म्यू इज इक्वल टू क्यू ज़रब डी। ये डाइपोल मोमेंट यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। क्यू फॉर चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, यानी कि जो दो एटम हैं उनका जो जब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं उन पर चार्ज, जैसे ऑक्सीजन एटम है उस पर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, कोई भी वट एवर ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज होगा, और जो सेंट्रल एटम इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा, जो बाउंड लेंथ होगी, इसका जो डिस्टेंस होगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन जो होती है उसको कहते होते हैं डाइपोल मोमेंट कहलाता है। which cause dipole moment to fluctuate and thus produce a fluctuating electric field। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि एक एटम के ऊपर पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, एक पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा विल इंटरेक्ट विद द फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल कर रही है सैंपल के ऊपर, जो भी हमारा सैंपल है, टू गेट इट्स एनर्जी ट्रांसफर्ड एंड विल कॉज एब्जॉर्प्शन। और इसके नतीजे में ये एनर्जी ट्रांसफर होगी और इसके नतीजे में एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना होगा। अब इंफ्रारेड इनएक्टिव वाइब्रेशन कौन सी होती है? द वाइब्रेशन दैट डू नॉट इन द डाइपोल मोमेंट, जो के डाइपोल मोमेंट शो नहीं करवाती, वो इंफ्रारेड इनएक्टिव वाइब्रेशन होती है, यानी कि जिसमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो वो जो है इनको हम कहते होते हैं इंफ्रारेड इनएक्टिव वाइब्रेशंस कहलाती हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के केस में है, ये अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं। विल नॉट इंटरेक्ट विद द इंफ्रारेड रेडिएशन, फॉर एग्जांपल सिमेट्रिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब ये जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल या ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, अब ये बेसिकली क्या है? सिमेट्रिकल है, इसमें सिमेट्री पाई जाती है, यानी कि इनकी जो शेप है वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने की वजह से इसका जो चार्ज जो प्रोड्यूस होता है, सपोज दैट कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, अब इसकी वैल्यू और कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान में चूंकि सिमेट्रिकल है, इस वजह से ये वैल्यूज इनकी क्या हो जाती हैं? कट आउट हो जाती हैं, निगलेक्ट कर दी जाती हैं। इस तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या रह जाती है? 0 रह जाती है। तो इसकी एग्जांपल्स हैं इंफ्रारेड इनएक्टिव कंपाउंड की। हाइड्रोजन है, ये भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन में H सिंगल बॉन्ड H, उसके बाद नाइट्रोजन है N ट्रिपल बॉन्ड N, ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। इसी तरह से क्लोरीन अगर हम लेंगे तो वो भी सिमेट्रिकल है। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू क्यू ज़रब डी। यूनिट इसका क्या है? डिबाई है, और 1 डिबाई में 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -30 कॉलम मीटर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो 1 डिबाई के अंदर ये एक एग्जांपल सिमेट्रिकल की ये आ गई। उसके बाद हम सीज और ट्रांस के हवाले से अगर देखते हैं, सीज और ट्रांस में ये हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है 1,2 डाइक्लोरो इथीन का जो स्ट्रक्चर मौजूद है, इसके अंदर क्या है कि ये देख रहे हैं इधर कि डाइपोल मोमेंट क्लोरीन और कार्बन के दरमियान, यहाँ से फिर कार्बन और क्लोरीन के दरमियान, ये ट्रांस है बेसिकली। तो ये ट्रांस होने की वजह से ट्रांस के केस में क्या होता है कि वैल्यूज एक दूसरे से कट आउट हो जाती हैं। तो ट्रांस के केस में उधर से सिमेट्रिक है और इधर से ट्रांस है। अब ट्रांस के केस में वैल्यू कट आउट हो जाएगी, तो जो यानी कि +2 है सपोज दैट, तो -2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चार्ज क्या होगा? इसमें 0 रह जाएगा। डाइपोल मोमेंट क्या होगी? 0 रह जाएगी। तो ऐसे कंपाउंड ये इनकी जो वाइब्रेशन है वैल्यू जो होगी वो इनएक्टिव होगी। वाइब्रेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे ही आई, चूंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज शो नहीं करवा रही, इस वजह से इनका इंटरेक्शन नहीं होगा, इंटरेक्शन ना होने की वजह से इनकी वैल्यू 0 होगी। तो ऐसे कंपाउंड को हम स्टडी नहीं कर सकते जो कि ट्रांस हो या इन शॉर्ट वे के जिनमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ऐसे कंपाउंड को हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी नहीं कर सकते।
इसी तरह से जब हम देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं, तो इसमें कार्बन और क्लोरीन ये सिस फॉर्म के अंदर मौजूद है, कार्बन और क्लोरीन, यानी कि इसकी जो वैल्यू है, ये डायरेक्शन इस तरफ आ रही है इस कार्बन और क्लोरीन के दरमियान, इसकी जो कार्बन और क्लोरीन की जो डायपोल मूवमेंट है वो भी एक डायरेक्शन उसकी चेंज है। ये दोनों वैल्यू एक दूसरे को कट आउट कर रही है, इधर से यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। तो इस वजह से इस केस में, सिस के केस में क्या है, इसकी वैल्यू 1.90 डिवाई होती है डायपोल मोमेंट की। तो ये जो सिस है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसी तरह सिमेट्रिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव है और एसिमेट्रिकली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ये सम बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इनको मद्देनजर रखना है। समटाइम एग्जाम्स के अंदर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना दिया जाता है जो कि बेसिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, लेकिन हम उसको फार्मूलेट करके उसका स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश करते हैं, और इन शॉर्ट उसका आंसर यही होता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, सो वी कैन नॉट स्टडी इन टू इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम देखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, कि अगर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उसको कैलकुलेट किस तरह से किया जाएगा। तो कैलकुलेट करने के लिए हम हुक्स लॉ को बेसिकली फॉलो करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, इसमें जो वाइब्रेशन की जो एनर्जी है उसकी हम अप्रॉक्सीमेट, जिस तरह से कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो ड्राइव कर लेते हैं, इसी तरह से इसमें भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हम ड्राइव कर लेंगे। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला फिनोमेनन, इसमें होता क्या है, बेसिकली ट्रीटेड टू एटम्स एंड बॉन्ड, दो एटम्स होते हैं राइट लेफ्ट, और सेंटर में जो बॉन्ड होता है उसके साथ इसको ट्रीट किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का फिनोमेना होता है, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक जो फिक्स पोजीशन होती है, दूसरी मूवेबल होती है, तो स्प्रिंग की मूवमेंट करवाई जाती है। तो इस वजह से हुक्स लॉ को फॉलो करते हुए हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हुक्स लॉ क्या कहते हैं, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स ऑफ बॉन्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड मास। मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और जो कांस्टेंट फोर्स है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वाइब्रेशन की वैल्यू, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट। अब इसमें इसका ये जनरल फार्मूला यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर देखते हैं हम, फ्रीक्वेंसी है ये सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, हम इसको लेते हैं, और 1/2 पाई सी, सी मीन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट की पाई की वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे, सी है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट की ये, और उसके बाद एफ जो है यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू है, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 देन m1 मल्टीप्लाई बाय m2। ये इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ड्राइव कर लेंगे। अब इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ है कि जो f है ये बेसिकली बॉन्ड की जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो बॉन्ड के यहाँ पे अगर सिंगली बॉन्डेड होगा तो उसकी वैल्यू 5 है, अगर डबली बॉन्डेड है 10 है, ट्रिपली बॉन्डेड है 15 है, ग्राम पर सेकंड स्क्वायर और डाइन पर सेंटीमीटर इसका यूनिट होता है, कि ग्राम पर सेकंड स्क्वायर में हम लिख सकते हैं या डाइन पर सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब m से क्या मुराद है, यहाँ पर जो m1 m2 और m1 m2 इधर डिवीजन में भी आ रहे हैं कि यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस फॉर्म में मौजूद है। इसमें क्या है, इससे क्या मुराद है, बेसिकली ये एटॉमिक मैसेज हमने लेने हैं और एटॉमिक मैसेज को ग्राम्स में कन्वर्ट करके आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस वजह से हम ये जो वैल्यू है, जो वैल्यूज इसके अंदर इस फार्मूला के अंदर पुट करते हैं, पुट करने के बाद इन वैल्यूज को ड्राइव कर लेते हैं। अब जब हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, और इसकी एग्जांपल जो है वो आपके बुक जो है डॉक्टर यूनस वाली जो बुक है उसके पेज नंबर 45 पर एक एग्जांपल भी है, उसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है, ग्राम्स के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करके देन इसको प्रैक्टिस में ले आइएगा। एक एग्जांपल है, ये आपकी मिनी असाइनमेंट हो गई। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, ग्रेटर मैस लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन। जैसे जैसे मैस बढ़ता चला जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। अगर मैस बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होती चली जाएगी। इसी तरह से अगर मैस कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होती चली जाएगी। अब इसके फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन कार्बन बॉन्ड,
अब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, स्ट्रांग होता है, कार्बन और कार्बन के बॉन्ड की निस्बत, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो तो बॉन्ड वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है। फॉर एग्जांपल कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है 104 किलो कैलोरी पर मोल रिक्वायर्ड है इसको ब्रेक करने के लिए, जबकि कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें 88 किलो कैलोरी पर मोल रिक्वायर्ड है। तो वाइब्रेशन जो है कार्बन और हाइड्रोजन की 3000 पर सेंटीमीटर है, क्योंकि ये बॉन्ड क्या है, एक तो स्ट्रॉन्ग है, दूसरा हमने इस चीज को ध्यान में रखना है, मद्देनजर रखना है कि इसका मास जो है कार्बन और हाइड्रोजन का मास लोअर है। जैसे जैसे कार्बन हाइड्रोजन का मास यानी कि कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 है, सिंपली अगर ये 13 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 12 और 12 कितना हो जाता है, 24 हो जाएगा, 12 एंड 12। तो इस केस में कार्बन और हाइड्रोजन के केस में ये 3000, जैसे जैसे मास रिड्यूस होता चला जाएगा वाइब्रेशन की वैल्यू एब्जॉर्प्शन फिनोमेना क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो कितना है, इसके जो एब्जॉर्प्शन वैल्यू आ रही है 12, वो है 1200। बेसिकली हम इनमें क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि अगर मैस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो कम होती जा रही है। तो यहाँ पर ये 1200 पर सेंटीमीटर है और कार्बन और हाइड्रोजन की कितनी है, 3000 पर सेंटीमीटर, जबकि इस इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो कार्बन हाइड्रोजन की मैस कम है और कार्बन की मैसेज वैल्यू क्या है, वो ज्यादा है। ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, और बेसिकली डेफिनेटली जैसे जैसे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी तो उसके नतीजे में क्या हो जाएगा, उसको बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होगी, जैसे कि हमने प्रैक्टिकली यहाँ पर ये देख भी लिया कि 104 कार्बन और हाइड्रोजन को चाहिए जो कि ज्यादा वैल्यू है, कार्बन और कार्बन की निस्बत जो कि 88 है। उसके बाद कार्बन और कार्बन का है 1200 पर सेंटीमीटर, और ये अब डिफरेंट वैल्यूज जो हैं बॉन्डिंग के एतबार से कि कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर है तो 1200 पर सेंटीमीटर है, कार्बन और कार्बन अगर डबल बॉन्डेड है तो 1650 पर सेंटीमीटर है, और कार्बन और कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड आ रहा है अगर तो 2200 पर सेंटीमीटर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर infrared active vibration and infrared inactive vibration. We have discriminated both of them on the behalf of dipole movement. अब यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया कि इनको वैल्यूज को किस तरह से ड्राइव करना है, कैलकुलेशन ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को हमने कैलकुलेट करना है हुक्स लॉ को फॉलो करते हुए। तो ये हुक्स लॉ की बेसिकली फार्मूला, जनरल फार्मूला यहाँ पर मौजूद है। ये फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट कर सकते हैं 1/2πc, c फॉर स्पीड ऑफ लाइट है, f फॉर इसका कांस्टेंट है, m1 m2 और m1 m2। तो कांस्टेंट के हवाले से अगर डबली बॉन्डेड सिंगली बॉन्डेड होगा तो 5 है, डबली बॉन्डेड है तो 15 है, ट्रिपली बॉन्डेड डबली बॉन्डेड है 10 है, ट्रिपली बॉन्डेड है तो 15 है। इसको हम डाइन पर सेंटीमीटर या ग्राम पर सेकंड स्केल में। तो जैसे जैसे मास की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। तो मास की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी, और इसके अलावा अगर बच्चों को क्वेश्चन हुआ करे तो आप टू बी फ्रैंक पूछ सकते हैं। इसकी एग्जांपल की आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। ये पेज नंबर 45 पर अप्रॉक्सीमेट ये मौजूद है और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।